हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अशोक के ऊपर। हमारा जो है मौर्य डायनेस्टी के ऊपर अपना टॉपिक जो है वो चल रहा था। तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका सन जो है बिंदुसारा, उसके बारे में भी हमने जो है अपने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। आज जो है हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्ड नंबर अपना अशोक, जो कि मौर्य डायनेस्टी का सबसे महान जो है सबसे ग्रेट किंग जो है वो माना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले अशोक का जो टाइम पीरियड था, रूलिंग टाइम जो था वो था 273 BC से लेके 232 BC तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा था। यानी कि 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक जो है अशोक का शासनकाल जो है हमारे भारत के अंदर रहा है। अब देखिए, अशोक किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, उसके कौन कौन से कार्य थे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अशोक ऑक्यूपाइड भगत रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसारा। अब देखो, सबसे बड़ी चीज ये याद रखना कि अशोक ने जो मगध का शासन जो प्राप्त किया था, वो शासन जो है उसने अपने पिता यानी कि अशोक के पिता जो बिंदुसार थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उसने ये शासन प्राप्त किया था। मतलब बिंदुसार जो है वो अपने बेटे जो सुशीम था, ठीक है ना, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बिंदुसार के शासनकाल के अंदर 2 रिवॉल्ट हुए थे और उन 2 रिवॉल्ट को दबाने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को भेजा था। उसमें एक था अशोक और एक था सुशीम। तो ये जो सुशीम था वो अशोक का बिंदुसार का जो है वो बहुत ही खास था, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक था, उसका जो है बहुत ही प्रिय था। तो बिंदुसार जो है वह सुशीम को जो है शासक बनाना चाहता था, लेकिन अशोक जो है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है वो शासन उसके ऊपर स्थापित हो जाता है। तो अशोक जो है मगध का जो रूल है वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध वहां पे उस गद्दी पे बैठता है। अब देखिए, फ्रॉम मास्की एंड गुर्जर रिकॉर्ड्स, तो ये 2 अभिलेख है, मास्की का और गुर्जर का, ठीक है ना। ये दोनों साउथ इंडिया से हमें मिले हैं, मास्की एंड गुर्जर रिकॉर्ड फ्रॉम सर्दर्न इंडिया। हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोक, ठीक है ना। अब ये 2 अभिलेख हैं जहां पे इसका नाम हमें अशोक देखने को मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है कि सर अशोक का नाम अशोक ही मिलेगा। तो नॉर्मली ये है कि जितने भी शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक देखने को नहीं मिलता है, उसको दूसरे नामों से उसको संबोधित किया गया है। मतलब हर अभिलेख के अंदर उसके नाम दूसरे हैं। केवल ये 2 अभिलेख ही ऐसे हैं जिसमें इसका नाम अशोक मिलता है। और कौन कौन से अभिलेख है वो है मास्की और गुर्जर का अभिलेख जो है वहां पे इसका नाम हमें अशोक देखने को मिलता है इन रिकॉर्ड्स। अब देखो, यहाँ बात आ रहा है कि जितने दूसरे जो रिकॉर्ड हैं, जितने हमें अभिलेख वगैरह मिले हैं, उसके अंदर अशोक हैज बीन एडॉर्न्ड विद द टाइटल सच एज देवनाम प्रिय। अब देखो, दूसरे अभिलेखों में अशोक को जो है अशोक ने 2 उपाधियां ग्रहण की थी। उसमें एक है देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी। ये 2 उपाधियों से उसको संबोधित किया गया है। यहाँ मतलब दूसरे जो भी अभिलेख देखोगे उसमें ये 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, या तो देवनाम प्रिय लिखा हुआ होगा या देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ होगा। तो ये दोनों ही जो है वर्ड जो है वो अशोक के लिए यूज किए गए हैं। उसका नाम कहीं पर भी नहीं आया है, नाम केवल 2 जगह ही आया है, और वो है मास्की और गुर्जर के जो रिकॉर्ड है वहीं पर जो है इसका नाम अशोक देखने को मिलता है। बाकी सभी जगह इसका नाम या तो देवनाम प्रिय होगा या देवनाम प्रियदर्शी होगा। अब देखिए, अशोक के काल की जो सबसे बड़ी घटना है या अशोक के लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट आता है कलिंग वॉर से, ठीक है ना। अशोक ने जो है कलिंग, जो कि उड़ीसा के पास में साउथ में एक स्टेट है कलिंग, तो वहां पे उसने जो है हमला किया था। तो अशोक इन्वेड कलिंग इन 261 BC ही। तो ये डेट आपको याद रखनी है और ये कलिंग का इसका याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अशोक की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ से, ठीक है ना। तो अशोक इन्वेड कलिंग इन 261 BC इन विच 1 लाख पीपल वर किल्ड। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग के ऊपर उसने हमला किया था। तो ये अशोक के जीवन का सबसे बड़ा हमला था, युद्ध था, और उसके अंदर लगभग 1 लाख लोग जो है वो मारे गए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अशोक का जीवन जो है पूरा चेंज हो गया, और उसके बाद अशोक ने इस युद्ध के अंदर जो विनाश हुआ उसको देखकर फिर उसने जो है आगे के भविष्य में इन फ्यूचर के अंदर जो है उसने युद्ध न करने की कसम खाई। उसने कहा कि आने वाले समय में मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर उसमें क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपगुप्त। अब यहाँ पे उपगुप्त कौन है? उपगुप्त जो है एक बौद्धिस्ट है, एक बौद्ध भिक्षु है।
तो अशोक वाज इनिशिएटेड बुद्धिज्म। तो अशोक क्या करता है, इस वॉर के बाद में ही जो है उनके उपगुप्त जो एक बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके प्रभाव में आकर जो है ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। अब बौद्ध होने से पहले ये हिंदू ही था, भगवान शिव का उपासक था ये, जिसकी जानकारी हमें जो है कल्लहण की राजतरंगिणी से मिलती है इसकी इंफॉर्मेशन। अब कल्लहण की राजतरंगिणी क्या है, तो ये एक बुक है, बुक का नाम है राजतरंगिणी और उसके राइटर है उनका नाम है कल्लहण। तो उन्होंने ये बुक लिखी है और उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अशोक जो है बुद्ध बनने से पहले, बुद्धिस्ट बनने से पहले जो है वह शिव का उपासक था, यानी कि हिंदू धर्म में मानता था वो। उसके बाद जो है उपगुप्त के प्रभाव में आकर वो बुद्धिस्ट बन जाता है। फिर देखिए क्या है, अब देखो अशोक बिल्ड 4 caves फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट, नेमली उसमें देखो सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी एंड कर्ण। अब अशोक ने जो है, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके निवास के लिए 4 झोपड़ियों का निर्माण जो है, या जो गुफाएं हैं एक तरीके से, उनका निर्माण जो है विहार जिनको बोलते हैं, उनका निर्माण करवाया था। और वो 4 विहारों के नाम है, पहले का नाम सुदामा है, दूसरी है चापार, तीसरी है विश्व झोपड़ी और चौथी है कर्ण। इन 4 जो है गुफाओं का निर्माण अशोक ने जो है वो उनके लिए करवाया था। तो ये अशोक के बारे में कुछ मेन जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर अशोक की जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आता है उसका धम्म। धम्म कहेंगे, धर्म नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब धम्म है क्या, व्हाट इज धम्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धम्म। तो इसमें देखिए, अशोक एस्टेब्लिश्ड आइडियल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अशोक ने जो है मनुष्य के विकास के लिए कुछ आदर्श स्थापित किए थे, मतलब कुछ बेसिक बातें बताई थी जिनका पालन करने से मनुष्य का जो है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट जो है होगा। और वही जो बातें हैं उन्हीं को जो है हम कंबाइंड रूप से उसको हम कहेंगे धम्म। लिखा हुआ भी है, दीज वर कॉल्ड धम्म, उन्हीं को जो है धम्म कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धम्म, तो आपको ये लिखना है कि अशोक एस्टेब्लिश्ड आइडियल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड दीज वर कॉल्ड धम्म, उन्हीं को जो है धम्म कहा जाता है। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्म इज, अब देखिए इस धम्म का पालन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन कौन सी बातें जरूरी है। तो उसमें कुछ बेसिक सी बातें जो है अशोक ने बताई है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले परफॉर्मिंग वर्क और पब्लिक वेलफेयर, यानी कि हमें जनता के हितों के कार्य जो है करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जन कार्य करने हैं जिसको हम कहेंगे। फिर है बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स, सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, किसी भी प्रकार की बुराई में शामिल नहीं होना। गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार करना सभी के प्रति। चैरिटी का मतलब होता है दान करना, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है आपको गरीब लोगों की और जिनको भी नीडी पीपल हैं, आवश्यकता है, उन लोगों को चैरिटी देना। नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग, और किसी भी प्रकार के जीवित प्राणी की हत्या नहीं करना, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो, तो उसकी किसी प्रकार की हत्या नहीं करना। फिर है वंस पेरेंट्स एंड एडल्ट्स रेस्पेक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जितने भी अपने से बड़े हैं, अपने जो माता पिता है उनका सम्मान करना। एंड फॉर वंस गुरु, और गुरुओं का सम्मान जो है वो करना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी धम्म के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक सी मॉरल्स जो है उससे रिलेटेड बातें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अशोक ने जो है क्या किया था, तीसरा जो है उसका आता है धम्म यात्रा। अब इसको क्या कहेंगे, धम्म यात्रा क्या थी, तो ये देखो जो रिलीजियस ट्रेवल होते हैं उन्हीं को धम्म यात्रा बोलते हैं, मतलब धार्मिक यात्राएं जो है उनको कहेंगे, एक तरीके से रिलीजियस ट्रेवल्स होती है। अब इसमें क्या है देखिए, तो इसमें ये बताया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है विहार यात्रा, जिसको हम कहेंगे फॉरेस्ट ट्रेवल्स, यानी कि अशोक से पहले जितने भी राजा होते थे वो विहार यात्राएं करते थे, फॉरेस्ट ट्रेवल करते थे। उसमें वो क्या करते थे, जंगलों की यात्राएं पे जाते थे और वहां पे वो एनिमल्स जो होते थे, जानवरों का वो शिकार करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। तो अशोक ने क्या कर दिया, अशोक ने इन सब चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और अशोक ने कहा कि अब से जो है धम्म यात्राएं होगी, अब से जो है विहार यात्राएं नहीं होगी। तो उसने इन विहार यात्राओं को, यानी कि जो फॉरेस्ट ट्रेवल्स जो थे उसके ऊपर उसने बैन लगा दिया और इसके स्थान पे उसने जो है धम्म यात्राएं जो है शुरू की, जिसके तहत अशोक जो है वह धार्मिक प्रचार का कार्य जो है वो किया करता था। तो आज अपना जो अशोक का मेन टॉपिक है वो सारा मैंने अशोक के बारे में बताया, अशोक ने किस प्रकार से शासन ग्रहण किया, अशोक का जो मेन टर्निंग पॉइंट वो क्या था, तो वो कलिंग वाला पॉइंट था, ये ध्यान रखना है। फिर अशोक का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है धम्म के ऊपर, तो ये आपका धम्म याद रखना है। और इसके ऊपर भी पूछा जाता है कि धम्म यात्राएं क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।